शाम का समय। पूर्णिमा अपने समय से लगभग 1 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गई। उसने अभ्यंग को कॉल करके बता दिया कि आज वह अपने घर जाने वाली है, तो उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हालांकि आज अभ्यंग भी उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आज उसके हिस्से का इंतजार कुछ लंबा ही हो गया। आजकल अभ्यंग के ठीक ना रहने के कारण पूर्णिमा को ऑफिस छोड़ने और ले जाने के लिए उसने ड्राइवर को रख दिया था। तो आज भी ड्राइवर ही पूर्णिमा को उसके घर ले गया। पूर्णिमा अपने पापा के घर पहुंची तो पंकज जी हॉल में अकेले बैठे न्यूज़ देख रहे थे। पूर्णिमा जाकर उनसे मिली और कशिश के बारे में पूछा तो उन्होंने उसके कमरे की ओर इशारा किया। पूर्णिमा जब कमरे में गई तो चारों ओर खूब अंधेरा था। पूर्णिमा ने लाइट ऑन किया तो देखा कशिश पेट के बल लेटकर सो रही है। कशिश, कशिश। पूर्णिमा ने उसे आवाज दिया। वे थोड़ा सा कुनमुनाई पर फिर वापस से शांत हो गई। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में है। वैसे सो क्यों रही हो अब तक? ये कोई सोने का समय है? घड़ी देख। और आज तूने मंदिर में दिया भी नहीं जलाया अब तक। पूर्णिमा ने उसे झकझोरते हुए कहा। क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह तांडव कर रही है तू? कशिश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। सुबह? अभी सुबह है? तेरी सुबह कब से शाम को होने लगी? हाँ? शाम कहकर उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाया। सारी खिड़कियों के पर्दे बंद थे। पूर्णिमा ने उसे देखा तो उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, सारी खिड़कियों को बंद कर रखा है, क्या दिखेगा तुझे? इतना कहकर उसने खिड़कियों के पर्दे हटाए। हाँ तो मार क्यों रही है? उसने अपने सिर को मसलते हुए कहा। तो क्या करूं, हरकतें ही तेरी ऐसी है। पूर्णिमा ने उसे घूरते हुए कहा। जा मुंह धोकर आ, मैं तब तक चाय बनाती हूँ, और जल्दी आना। इतना कहकर पूर्णिमा कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद कशिश भी बेमन से बिस्तर से उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कशिश बाहर आई तो पूर्णिमा तब तक चाय बना चुकी थी और पंकज जी के साथ बैठी उसकी ही राह देख रही थी। कशिश वहां आई और अलसाई हुई सी बेजान सी सोफे पर अपने दोनों पैर रखकर बैठ गई। ये क्या हुआ है तुझे? ये ऐसे क्यों बैठ रही है, जैसे कोई जान ही ना हो शरीर में? पूर्णिमा ने उसे डांटते हुए कहा। जान कहाँ से होगी इसके शरीर में? खाना सही से खाए तभी तो। आजकल तो ना इसके सोने का ठीक होता है और ना जागने का और ना ही खाने का। पंकज जी ने भी उसकी शिकायत पूर्णिमा से लगाते हुए कहा। क्या हुआ है, क्यों करती है तू ऐसा? कोई प्रॉब्लम है? पूर्णिमा ने उसके चेहरे पर नजर टिकाते हुए पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूंगी, कोई काम ही नहीं है तो बस थोड़ा अपनी मर्जी से जी लेती हूँ। कशिश ने बेहद लापरवाही से कहा। ये लेट लतीफी उल्टा पुल्टा रूटीन सब तुम्हें अपनी मर्जी से जीना लगता है? और इससे पहले क्या तू दूसरों के मर्जी से जीती थी? उसकी इस बात पर कशिश ने उससे कुछ नहीं कहा। तूने जॉब क्यों छोड़ा, और छोड़ा तो बताया क्यों नहीं? पूर्णिमा ने उसके चेहरे पर अपनी नजर टिकाए सवाल किया। तो कशिश के हाथ में जो चाय की प्याली उठाकर चाय की चुस्की लेने जा रही थी वह अचानक ही रुक गई। क्या हुआ, क्यों छोड़ा जॉब तूने, बता? कशिश ने जवाब नहीं दिया तो पूर्णिमा ने फिर से पूछा। वे सोच में थी कि पूर्णिमा को क्या जवाब दे। तब तक टेबल पर रखा पूर्णिमा का फोन बजने लगा। उसका फोन उधर ही रखा था जिस तरफ कशिश बैठी थी। पूर्णिमा का ध्यान अब फोन पर गया। उसने कशिश से अपना फोन मांगा। फोन देना मेरा। कशिश पूर्णिमा को फोन उठाकर उसे देने गई तो उस पर आधार का नंबर शो हो रहा था, जिसे देखकर उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पूर्णिमा ने फिर से उससे कहा। क्या हुआ, किसका कॉल है? तो कशिश जैसे किसी सोच से बाहर आई। उसने पूर्णिमा का फोन उसकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन तब तक फोन का रिंग बंद हो चुका था। उसने उधर से कॉल लगाना चाहा तो फिर से उसका फोन रिंग होने लगा। इस बार पूर्णिमा ने एक ही बार में कॉल रिसीव किया और कहा। हाँ आधार, बोलिए। पूर्णिमा के मुंह से आधार का नाम सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, पर जल्दी ही वह एक दर्द की तरह आंखों में उतर आई। पूर्णिमा ने बात करके फोन रखा और अपनी जगह से उठती हुई बोली। पापा, मुझे निकलना होगा अभी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, पंकज जी ने पूछा। पापा, वे खेलते हुए गिर गया, उसके घुटने में चोट आई है और वह किसी से दवाई भी नहीं लगवा रहा है। जिद कर रहा है कि मम्मा से ही लगवाऊंगा। पूर्णिमा ने उन्हें पूरी बात बताई। पंकज जी मुस्कुरा दिए और बोले।
बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ जब तक आंखों के सामने ना हो उसकी तकलीफ कम ही नहीं होती है। जाओ तुम, पर संडे को अक्ष को लेकर आना, बहुत याद आती है उसकी। पंकज जी ने थोड़ा भावुक होकर कहा। ठीक है पापा, मैं लेकर आऊंगी उसे। और तू तू अपना हुलिया ठीक कर। समय मिला तो कल आती हूँ, नहीं तो संडे को आऊंगी। इतना कहकर उसने अपना पर्स और फोन उठाया, फोन को पर्स में डाला और वहां से निकल गई। पंकज जी भी उसे बाहर तक छोड़ने आए। उसके जाते ही कशिश ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, कब तक क्यों? भगवान, आज आपने बचा लिया। इतना कहकर वे चाय का कप और ट्रे लेकर रसोई में चली गई। घर पहुंचकर पूर्णिमा ने देखा अक्ष अपना घुटना पकड़े और सोफे पर बैठकर रो रहा है और सारे लोग उसके आसपास जमा है। क्या हुआ अक्ष? पूर्णिमा ने तेज कदमों से अंदर आते हुए पूछा। मैं गिर गया मम्मा, मुझे लग गई। अक्ष ने रोते हुए कहा। लग गई तो क्या हुआ, बस इतनी सी तो लगी है। और जो ब्रेव बॉय होते हैं उन्हें इतने से रोना नहीं आता। पूर्णिमा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर दुलारते हुए कहा। इसी बीच बातों ही बातों में उसने उसके घुटने पर ऑइंटमेंट भी लगा दिया। पर मुझे रोना आ रहा है मम्मा। तो क्या अब मैं ब्रेव बॉय नहीं हूँ? अक्ष ने पूर्णिमा की ओर देखकर मासूमियत से कहा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे अक्ष को तो चोट की वजह से रोना नहीं आ रहा। पूर्णिमा ने प्यार से कहा। तो फिर क्यों रोना आ रहा है मुझे? अक्ष ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा। क्योंकि मेरे अक्ष को भूख लगी है, यहाँ उसकी टमी में। पूर्णिमा ने उसके पेट में गुदगुदी करते हुए कहा तो वे जोर जोर से हंस पड़ा। साथ ही उन्हें देखकर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े। इधर अपने कमरे में अभ्यंक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वे अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। पूर्णिमा के आते ही उसने आगे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ बिस्तर पर लेकर बैठ गया। पूर्णिमा प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखती रही। जब कुछ देर तक अभ्यंक ने कुछ नहीं कहा तो पूर्णिमा ने उससे कहा, क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों हैं? कोई बात है क्या? अभ्यंक ने कहा, हाँ बात तो है, पर पहले ये बताओ, तुम आज पापा के घर गई थी, कशिश से मिली? हाँ, घर पर थी वे। एक्चुअली उसने जॉब से रिजाइन कर दिया है। क्यों किया ये किसी को भी नहीं बता रही। पापा उसके लिए बहुत ही परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था उससे बात करने के लिए। पूर्णिमा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। हो पाई बात? बात शुरू ही हुई थी कि आधार का फोन आ गया। अक्षु रो रहा था मेरे लिए, तो भागी भागी आ गई, पूर्णिमा ने कहा और फिर उठकर अपने हाथ से घड़ी उतारने लगी। कैसी है कशिश? वे ठीक तो है ना? अभ्यंक ने उससे पूछा। हाँ वैसे तो ठीक ही है, पर पापा बता रहे थे कि आजकल थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहती है, चुपचाप कमरे में पड़ी रहती है। यही तो बात करने गई थी, पर हो ही नहीं पाई बात उससे, पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक किसी सोच में डूब गया। पूर्णिमा ने उसे देखा तो वापस से आकर उसके पास बैठी और बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, कशिश के बारे में सोच रहा था, अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा। हाँ? उसे इस तरह देखकर अभ्यंक को हंसी आ गई। आज जब से मैं आई हूं तब से आप सिर्फ कशिश के बारे में ही बात किए जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? अभी सोच भी उसे ही रहे हैं, पूर्णिमा ने अपनी दोनों भौवें उठाते हुए कहा। अभ्यंक ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और अपनी ओर खींचते हुए बोला, जो अपनी पत्नी का दीवाना हो उसे इधर उधर देखने की क्या जरूरत? और वैसे भी कशिश मेरी साली ही नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी है। अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा मुस्कुरा उठी, क्योंकि वे भी तो मजाक ही कर रही थी। पूर्णिमा, इस बार अभ्यंक की आवाज में गंभीरता थी। पूर्णिमा ने उसे देखा और बोली, हाँ मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? पूर्णिमा ने पूछा तो अभ्यंक ने वे लेटर उसके आगे कर दिया। पूर्णिमा ने उसे एक नजर देखा, फिर वे लेटर अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगी। वह जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वह हैरानी से कभी अभ्यंक को देखती तो कभी उस लेटर को। इसका मतलब ये है कि आधार कशिश से प्यार करते हैं। पूर्णिमा ने हैरानी से अभ्यंक की ओर देखकर कहा। सिर्फ आधार ही नहीं, कशिश भी उससे प्यार करती है, पर वे मना क्यों कर रही है, ये समझ नहीं आ रहा। अभ्यंक ने कहा। पूर्णिमा, क्या आपको अंदाजा है कि कशिश के इनकार की वजह क्या हो सकती है? अभ्यंक ने पूर्णिमा से पूछा तो
पूर्णिमा ने कुछ सोचते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाया। अब दोनों ही खामोश थे, पर हलचल तो दोनों के ही दिमाग में हो रही थी। कुछ देर बाद पूर्णिमा ने अभयंक की ओर देखते हुए परेशान होकर कहा, अब क्या करेंगे अभयंक जी? आपको मेरा भाई पसंद है आपकी बहन के लिए? अभयंक ने अचानक से सवाल किया तो पूर्णिमा ने असहमत सा उसकी ओर देखा और कहा, हैं? है नहीं? हाँ या ना? मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके पास। अभयंक ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। अब पूर्णिमा को भी उसकी बात समझते देर नहीं लगी। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है अपनी बहन के लिए, पर क्या आपको मेरी बहन पसंद है आपके भाई और इस घर की छोटी बहू के रूप में? इस पर पूर्णिमा ने उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ अभयंक से प्रश्न किया। मुझे भी आपकी बहन बहुत ही पसंद है अपने छोटे भाई के जीवन साथी के रूप में, अभयंक ने कहा तो दोनों एक साथ हंस पड़े। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, पर हम कशिश से हाँ कैसे करवाएंगे? वे जब तक अपनी ना करने की वजह नहीं बताएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बताएगी, अब वे खुद बताएगी, अभयंक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ बिस्तर से उठते हुए कहा। और वे कैसे? पूर्णिमा ने उसके सामने आते हुए पूछा। अभयंक ने उसका हाथ थामा और उसे दूसरी तरफ घुमाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जब आपको अपने प्यार में उलझाकर आपसे हाँ करवा लिया तो मेरी साली साहिबा किस खेत की मूली है? अभयंक ने कहा तो पूर्णिमा ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरा। तो अभयंक ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वह भी तो आपकी ही बहन है। जल्दी ही वे वजह भी बताएंगी और हाँ भी करेंगी, आप बस देखते जाइए, अभयंक ने कहा और पीछे से ही झुककर उसके गाल को चूम लिया। रात को सबके डिनर के बाद जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तो अभयंक ने आधार को अपने कमरे में बुलाया। आधार आया तो उसने गेट पर नॉक किया और साथ ही बोला, आपने बुलाया भैया? हाँ, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर देना, अभयंक ने कहा तो आधार को थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने उसकी बात मानते हुए अंदर आकर उसने गेट बंद कर दिया। आधार अंदर आया तो उसने देखा अभयंक अपने पैर पर पैर चढ़ाए अपने एक गाल पर हाथ रखे सोफे पर बैठा हुआ था। वहीं पूर्णिमा दूसरी तरफ बैठी अपने हाथ में मैगजीन लिए उसे पढ़ रही थी या फिर पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। बैठो, अभयंक ने अपने सामने वाले काउच की ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए बोला। आधार ने भी एक अच्छे बच्चे की तरह बात मानते हुए वहां बैठ गया जहां अभयंक ने इशारा किया। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और उससे हमने तुम्हारी शादी भी फाइनल कर दी है। चाचू ने भी हाँ कर दिया है। अब तो क्या? अभयंक ने जैसे ही कहा, आधार को तो जैसे कोई शौक लगा हो। वह जोर से चिल्लाता हुआ उठा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? आराम से बैठ जाओ, अभयंक ने पूरे रुआब से कहा तो आधार के पास चुपचाप बैठने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वहीं पूर्णिमा उसके रिएक्शन को देखकर हौले हौले मुस्कुराए जा रही थी। कल हम शादी की डेट भी फिक्स करने वाले हैं, तो तुम कल जाकर उस लड़की से एक बार मिलना। लेकिन मैं कैसे? आधार ने हकलाते हुए कहा। उसका तो जैसे दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। तुम नहीं तो क्या मैं? शादी तुम्हें करनी है तो लड़की से भी तुम ही तो मिलने जाओगे, अभयंक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन लेकिन भैया इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है अभी शादी 2-3 साल बाद अगर शादी की सोचते तो। इतना कहकर आधार चुप हो गया। 2-3 साल बाद तुम शादी से मना कर रहे हो? यही ना, किसी से प्यार करते हो, कोई पसंद है? अभयंक ने अब असल मुद्दे पर आते हुए और उसके चेहरे पर गौर देते हुए कहा। तब से तो वह भूमिका बांधे जा रहा था। अब तो पूर्णिमा की नजर भी आधार की ओर थी। वह भी बेसब्री से आधार के जवाब का इंतजार करने लगी। आधार अब भी चुप था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसके चेहरे पर अब एक और परेशानी, एक बेचैनी ने जगह बना ली। और ये बात पूर्णिमा और अभयंक दोनों ने नोटिस की। क्या हुआ? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभयंक ने फिर से पूछा, पर इस बार भी वह चुप ही रहा। कुछ देर बाद अभयंक ने फिर से कहा, तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? आधार बेचैन सा होकर उठा और खड़ा हुआ और बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। रुको, पीछे से अभयंक की भारी सी आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर आधार के कदम रुक गए, पर वे मुड़ा नहीं और वैसे ही खड़ा रहा। इधर देखो, अभयंक ने आदेश देते हुए कहा, पर आधार अब भी वैसे ही खड़ा रहा।
मैंने कहा इधर देखो। इस बार अभ्यंक ने कहा तो आधार उसकी ओर मुड़ गया, पर नजरें अभी नीचे ही थी। ये देखो लड़की की तस्वीर, और बताओ कैसी है ये। अभ्यंक ने अपना फोन आगे करते हुए कहा, लेकिन बजाय फोटो देखने के आधार फिर से दूसरी ओर घूमकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे नहीं देखनी किसी की तस्वीर, और ना ही किसी से शादी करनी है। इस बार आधार की आवाज में विद्रोह था। क्यों नहीं देखनी तस्वीर? क्यों नहीं करनी शादी? कोई तो वजह होगी इसकी। अभ्यंक ने गुस्से से पूछा। कोई वजह नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी। इतना कहकर वह जाने लगा कि पूर्णिमा की आवाज उसके कानों में पड़ी। रहने दीजिए अभ्यंक जी, अगर आधार नहीं चाहते कि मेरी बहन कशिश, पूर्णिमा ने कशिश पर जोर डालते हुए बोला, मेरी बहन कशिश मेरी देवरानी बनकर इस घर में आए तो कोई बात नहीं। मैं पापा को कल बोल दूंगी कि वह जो एक पुलिस वाले का रिश्ता आया है उसके लिए वे हाँ कर दे। पूर्णिमा की बात सुनते ही वह तेजी से पलटा और उतनी ही तेजी के साथ उसके पास आया और उसकी बाह पकड़कर बोला, आपने अभी अभी क्या कहा भाभी? मैंने मैंने कुछ कहा? मैं तो बस शादी की बात बोल रही थी। पूर्णिमा ने भी एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ भाभी, किसकी शादी की बात कर रही थी? आपकी शादी की, और किसकी? पूर्णिमा ने भी काफी इनोसेंटली रिप्लाई दिया। हाँ, मेरी शादी की बात? पर किससे? आधार ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। अच्छा वे, हाँ वे हम आपकी शादी कशिश से करवाना चाहते थे, पर अब आपको शादी नहीं करनी है तो मैं दूसरी जगह बात चलवाती हूँ। शादी की, पूर्णिमा ने कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। अब क्या करेगा आधार? ये लोग तो तेरी शादी तेरे ही प्यार से कराने जा रहे हैं और तूने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आधार ने अपने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। उसकी हालत पर दोनों को हंसी आ रही थी। क्या हुआ? किस सोच में गुम हो गए? अभ्यंक ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कहीं नहीं भैया, मैं सोच रहा था कि आप सब जब इतना कह ही रहे हैं तो मैं शादी कर ही लेता हूँ। ओहो, मतलब तुम हमारे लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो? हाँ भैया, बिल्कुल। अभ्यंक ने उसके सिर पर चपत लगाया और बोला, भैया के बच्चे, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि तुझे कशिश से शादी करनी है क्योंकि तू उसे पसंद करता है? अभ्यंक ने कहा तो आधार ने उसे हैरानी से देखने लगा। क्या हुआ? तुम यही सोच रहे हो ना कि हमें ये सब कैसे पता? अभ्यंक ने पूछा तो आधार ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाया। हमें इसने बताया। पूर्णिमा ने अपने हाथ में थामे उस लेटर की ओर इशारा करके बताया। ये आपको कैसे मिला? आधार ने पूर्णिमा के हाथ से लेटर लेते हुए कहा। तुम्हारे कमरे में मिला मुझे ये, अभ्यंक ने कहा। ओ हाँ, अभ्यंक ने कहा, पर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कशिश क्यों ना कर रही है, आपको मालूम है? पूर्णिमा ने आधार से पूछा। नहीं भाभी, मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे कई बार पूछा पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक दो बार पूछने पर अगर उसने नहीं बताया तो तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया, अभ्यंक ने कहा तो आधार उसे देखने लगा। मतलब? आधार ने सवाल किया। मतलब ये कि प्यार, इश्क और मोहब्बत में सब जायज है, अभ्यंक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब मतलब? रूठना, मनाना, आधी रात को बाहर आना जाना, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अभ्यंक ने कहा तो आधार मुस्कुरा उठा। और फिर आप जो समझाना चाहते थे वे मैं समझ गया। अब देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। अब तो कशिश बनेगी इस घर की छोटी बहू, वे भी अपनी मर्जी से, आधार ने कहा तो पूर्णिमा और अभ्यंक दोनों मुस्कुरा उठे। आधार वहां से खुश होकर चला गया। अभ्यंक और पूर्णिमा भी आज बहुत ही खुश थे। आधार के जाते ही अभ्यंक ने पूर्णिमा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके सारे बालों को आगे करके उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, सबकी नैया तो पार लग रही है, पर हमारी नैया का क्या होगा? क्या होगा? वे भी पार लग जाएगी, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उसकी हल्की सी दाढ़ी चुभ रही थी जिससे उसे गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। तो चलिए करते हैं हम भी अपनी प्रेम नैया की सवारी, अभ्यंक ने उसे और डीप किस करते हुए कहा। मौका पाते ही पूर्णिमा उससे अलग हुई और बोली, जब पार लगानी होगी तब लग जाएगी प्रेम नैया, फिलहाल आपके कंधे की चोट के लिए सही नहीं है ये सब, इसलिए चलिए और आराम से सो जाइए। ये जो आप पिछले 15 दिनों से हमारी चोट का बहाना करके मुझसे भाग रही हैं ना, ये सही नहीं कर रही हैं आप, अभ्यंक ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा।
मैं कहाँ भाग रही हूँ आपसे? आपने ही खुद ही ये चोट लगाकर हमारी दूरियों को बढ़ाया है, तो अब तड़पने की सजा तो बनती है। पूर्णिमा ने भी हंसते हुए कहा, भाग लीजिए, कब तक भागेंगी आप? जिस दिन पकड़ में आएंगी, छूटने के लिए मिन्नतें करेंगी आप, फिर भी नहीं छूट पाएंगी। छूटना चाहता कौन है? पहले अच्छी तरह से ठीक तो हो जाइए। मैं तो हमेशा ही आपकी बाहों में, आपकी पनाह में ही रहना चाहती हूँ। पूर्णिमा ने करीब आकर अभ्यंग के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहा। अभ्यंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दोनों जाकर सो गए।